तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट गूगल में सर्च कर लेनी है edudel.nic.in। ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है, आपको ये सर्च कर लेनी है। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करना है और आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ये है EWS कैटेगरी एडमिशन, आपको इस कॉलम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस कॉलम पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज इस तरीके से ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। 3 ऑप्शन जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये तीनों ऑप्शंस अलग अलग तरीके के ऑप्शन हैं। जैसे कि आप अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करना है। और यदि आपसे अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको डिलीट करने के लिए इस कॉलम पे क्लिक करना है। तो हमारे केस में तो अभी हमारे को रजिस्ट्रेशन करना है, और काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहा था लास्ट टाइम की वीडियो में कि हमने पिछले साल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तो क्या हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो देखिए, हर साल जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है तो आपको नया ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हम नए रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज हमारे को देखने को मिलेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा आप सभी लोग देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन उन व्यक्तियों के लिए है जिनके बच्चे ऑलरेडी यानी कि पहले से EWS कैटेगरी के तहत किसी स्कूल में रजिस्ट्रेशन करके पढ़ रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। अगर आपका बच्चा पहले से ही EWS कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन से किसी स्कूल में एडमिशन ले चुका है तो आप इसे यस करेंगे, और दोबारा आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यस करेंगे। अन्यथा आप अगर पहली बार ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इस कॉलम को नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करने के बाद आपको आप जिस क्लास में आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको अगले कॉलम में वो क्लास का सिलेक्शन करना होगा। जैसे आप नर्सरी के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, KG के लिए और फर्स्ट क्लास के लिए। आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। जिस भी क्लास में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, नर्सरी में, KG में या क्लास 1 में, इनके सामने जो रेडियो बटन बना हुआ है गोल सा, आपको टिक कर देना है। तो जैसे मेरे को नर्सरी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। नर्सरी सेलेक्ट हो गया है अब हमारा। अब हमारे को यहाँ पे बच्चे की डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो बच्चे की डिटेल्स में आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे किस तरीके से पूरी डिटेल्स फिल करेंगे। तो देखिए, बच्चे का जो फर्स्ट नेम होगा आपको इस कॉलम में फिल करना है। बच्चे का मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम इस कॉलम में फिल करना है, और बच्चे का लास्ट नेम है तो आपको इस कॉलम में फिल करना है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बच्चे का नाम है वंश, और बच्चे का पूरा नाम है जैसे वंश कुमार शर्मा। तो आपको इस तरीके से भरना होगा, क्योंकि क्या है, वंश इसका बच्चे का फर्स्ट नेम हो गया, कुमार मिडिल नेम हो गया और शर्मा लास्ट नेम हो गया। तो आपको इस तरीके से फिल करना है। यदि अगर मान लीजिए बच्चे का सिर्फ नाम है वंश कुमार, तो जो कुमार नेम रहेगा वो आपका लास्ट नेम हो जाएगा, वो मिडिल नेम में नहीं फिल करेंगे। इसके बाद आपको अगला कॉलम जो ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको वो वाला मोबाइल नंबर फिल करना है जिस पे आप OTP प्राप्त कर सकें। यानी कि आपको OTP रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके फ़ोन पे एक OTP आने वाला है, तो वो नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे, OTP रिसीव कर पाएँ जिस पे। और ईमेल आईडी का अगला कॉलम आपको देखने को मिल रहा है ये वाला। तो आप अगर ईमेल आईडी फिल करते हैं तो भी कोई मैंडेटरी कॉलम नहीं है ये, क्योंकि मैंडेटरी कॉलम सिर्फ ये वाले हैं जिन पे स्टार बना हुआ है। तो स्टार वाले सभी कॉलम आपको भरने होंगे। स्टार वाला अगर आप कोई भी कॉलम छोड़ देते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आपको स्टार वाला कॉलम मैंडेटरी है, फिल करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी वाला कॉलम छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो भर भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद बच्चे का जो भी जेंडर है आप वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और फिर आपको यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते समय आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की एज क्या बैठ रही है, क्योंकि क्या है, एज का क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण है एडमिशन के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस एज के बच्चे का एडमिशन किस क्लास में करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके बच्चे की उम्र 3 से 5 साल है तो आप यहाँ पे नर्सरी के लिए अपने बच्चे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे की उम्र यहाँ पे 4 से 6 साल रहेगी तो आप यहाँ पे KG क्लास के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यदि आपके बच्चे की उम्र रहेगी 5 से 7 साल, यानी कि 5 साल से लेके आपके बच्चे की उम्र 7 साल हो रही है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन करा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको एक समझ में आ गई होगी। और ये जो एज काउंट होगी आपकी, यानी कि आपका बच्चे की उम्र
31 मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 31 मार्च तक आपके बच्चे की उम्र कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। या फिर आपका बच्चा जैसे मान लीजिए 3 साल का आपका बच्चा 31 मार्च को हो रहा है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि आपका बच्चा 1 अप्रैल को होगा 3 साल का, तो आप इस बार फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे की आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद आपको जो अगला कॉलम देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बर्थ प्रूफ देने होंगे। तो बर्थ प्रूफ का जो कॉलम है, यहाँ पे आप कुछ 4 तरीके के प्रूफ दे सकते हैं। जैसे कि काफ़ी पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड होता है, यानी कि आपने बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड रहा होगा आपका नर्स एंड मिडवाइफर का, तो वो वाला रिकॉर्ड दे सकते हैं आप। यदि आपके पास आंगनवाड़ी रिकॉर्ड है, जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चे का आंगनवाड़ी में नाम लिखवाया होगा, आंगनवाड़ी से टीका कार्ड मिला होगा आपको, तो आपके पास जो आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड होगा आप वो भी बर्थ के रूप में दे सकते हैं। यदि आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे पेरेंट्स अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, जिसमें मेंशन होता है कि हमारे बच्चे की उम्र करेक्ट ये है। यानी कि आप अपने बच्चे की एक डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं, या अगर हमारे पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको डिक्लेरेशन फॉर्मेट के बेस पे दिखा देता हूँ फिल करके। तो डिक्लेरेशन से भर देते हैं हम। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम फिल करनी होगी। तो आपकी सालाना इनकम कितनी है? तो सालाना इनकम आपको पता होगा, इस साल इनकम क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 5 लाख रुपए सालाना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख है सालाना, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 5 लाख के अंदर अंदर में आपकी इनकम होनी चाहिए। तो आपकी जितनी भी इनकम है आप वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारी इनकम यहाँ पे 1 लाख से कम है, 12,98, तो हम यहाँ पे 96,000 फिल कर दे रहे हैं। इसके बाद में आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो अगर आप EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे कि EWS कैटेगरी में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ इनकम सर्टिफिकेट होना आपका ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले तो ये एक आपका डाउट खत्म होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या इनकम सर्टिफिकेट अभी तक बनानी है हमारा, तो हमारे पे जो स्लिप है उस स्लिप से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यस, आप लोग उस स्लिप से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं अभी आपको पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप स्लिप से भी किस तरीके से फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यदि आप अगर इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया ही नहीं है और आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल है, जैसे कि आपके पास राशन कार्ड हो सकता है BPL राशन कार्ड हो, जैसे कि पीले कलर वाला जो BPL राशन कार्ड होता है, अगर आपके पास है तो आप इस राशन कार्ड के जरिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास BPL राशन कार्ड नहीं है, तो आपके पास अगर AAY राशन कार्ड होगा, तो आप इस राशन कार्ड के जरिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास ये वाला भी राशन कार्ड नहीं है, तो आपके पास ग्रीन वाला जो राशन कार्ड होगा, फूड सिक्योरिटी कार्ड, जिस पे PR लिखा होता है, PR राशन कार्ड होता है, आप उस राशन कार्ड के भी जरिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो EWS कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे ये 4 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं: इनकम सर्टिफिकेट, BPL राशन कार्ड, AAY राशन कार्ड या PR राशन कार्ड, जिसे फूड सिक्योरिटी कार्ड कहते हैं। तो आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा, आप उस डॉक्यूमेंट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, राशन कार्ड दे रहे हैं, तो मोस्टली लोग इनकम सर्टिफिकेट दे रहे होंगे, तो आप इनकम सर्टिफिकेट अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसी के बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ पे DG कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो DG कैटेगरी में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप एनुअल इनकम कितनी फिल करनी है। तो देखिए, एनुअल इनकम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। आपकी जितनी भी सालाना इनकम है आप वो फिल कर दें यहाँ पे आपसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा DG कैटेगरी वालों से। DG कैटेगरी के लिए सिर्फ यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की नीड होने वाली है, जो कि आपका दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका दिल्ली के अलावा किसी और राज्य का बना हुआ, भले ही वो सेंटर का सर्टिफिकेट हो, वो वैलिड नहीं होगा। आपको दिल्ली का ही सर्टिफिकेट देना होगा, चाहे वो SC सर्टिफिकेट हो या ST हो या OBC सर्टिफिकेट हो। अब DG कैटेगरी में भी काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं। तो DG कैटेगरी में देखिए, आपके पास अगर SC सर्टिफिकेट है तो आप SC सर्टिफिकेट से भर सकते हैं फॉर्म। अगर आपके पास ST कैटेगरी में आते हैं आप, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं आप, तो आप ST कैटेगरी से भर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका OBC सर्टिफिकेट जो होगा वो NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो आप यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि ऑर्फन चाइल्ड्स हैं तो वो भी यहाँ पे DG कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ट्रांसजेंडर हैं तो वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बच्चा HIV इफेक्टेड है, तो वो भी DG कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जा सकता है उस बच्चे का भी।
और अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी हो, SC हो, ST हो या OBC हो, तो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि आप CWSN कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी का लिए जो आपकी डिसेबिलिटी रहेगी, जैसे मान लीजिए डिसेबिलिटी के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो सकती है, लो विज़न हो सकता है, जैसे कि हेयरिंग प्रॉब्लम है यानी कि सुनने में समस्या है, ऐसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। तो ये सारी डिसेबिलिटी में से आप कोई भी, अगर आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना होगा आप वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लोकोमोटर या ब्लाइंडनेस सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे। आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट ये वैलिड नहीं होता है, जो आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है वो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही बना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आप सारी कैटेगरी में क्या क्या लगा के फिल कर सकते हैं। तो हम EWS कैटेगरी पे वापस आ जाते हैं। EWS कैटेगरी में अब मैं यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगा के भी फिल कर सकता हूँ या BPL कार्ड से भी। तो चलिए मैं आपको एक फूड PR राशन कार्ड से भर के दिखाता हूँ फॉर्म। तो हमने फूड सिक्योरिटी कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब काफ़ी सारे पेरेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि उनका, जैसे मान लीजिए राशन कार्ड काफ़ी लोगों का बना हुआ है और काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो जिनका बना हुआ है वो लोग ही राशन कार्ड से फॉर्म फिल करें, वो स्लिप से ना फॉर्म फिल करें राशन कार्ड की। आप अगर स्लिप से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सिर्फ आप कास्ट सर्टिफिकेट की स्लिप से फॉर्म फिल करें या इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप से फॉर्म फिल करें, क्योंकि क्या है, राशन कार्ड कब तक आपका जनरेट होगा इसकी कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है। पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो रहने वाला है वो आपका 14 से 21 दिन के अंदर बन जाता है। तो आपको यहाँ पे अगर इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ पे स्लिप से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाइड फॉर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला आप यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप पर्ची से भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि आपका सर्टिफिकेट बन गया है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट का नंबर रहेगा वो सर्टिफिकेट नंबर आपको इस कॉलम में फिल करना होगा। जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट का नंबर इनकम सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, 90 से स्टार्ट रहता है, तो आप ये नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद में आपको जब भी आपका सर्टिफिकेट बना है तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा या कास्ट सर्टिफिकेट होगा उस पर जिस भी तहसीलदार की स्टैंप होगी, स्टैंप के नीचे ही वहाँ पे डेट और इशू डेट लिखी होती है, मेंशन होती है कि ये किस दिन जनरेट हुआ है सर्टिफिकेट। तो वहाँ से आपको डेट देख के यहाँ पे आपकी डेट फिल करनी है। और यदि आप अगर स्लिप से फिल कर रहे हैं तो स्लिप के ऊपर डेट मेंशन होती है, तो आप वो स्लिप से यहाँ पे डेट फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिक्वेस्ट OTP, आप जैसे ही रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे आपके पास OTP कोड जो आपने नंबर फिल किया है इस पर भेजा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नीचे फिल करना होगा। अब आपके पास जैसे ही OTP कोड आ जाता है आपको यहाँ पे OTP कोड फिल करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP कोड भेज दिया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नीचे फिल करना होगा। अब आपके पास जैसे ही OTP कोड आ जाता है आपको यहाँ पे OTP कोड फिल करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से पॉपअप दिखेगा, आपको ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर देंगे, OTP डाल के अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इस जो पासवर्ड आया है आपको ये नोट डाउन करके भी रखना है, और आपको ये मैसेज भी आ गया होगा, आपको ये मैसेज डिलीट नहीं करना है, क्योंकि आपके बच्चे का जब नाम अलॉट हो जाएगा तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको अब यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन बटन पे क्लिक हेयर टू लॉगिन बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब हमारे को यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड मिला है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद जो आपको ये कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है, तो ये वाला जो कैप्चा कोड है आपको जो देखने को मिल रहा है, ये कैप्चा कोड आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद में आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए अब जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। आपके बच्चे का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस प्रक्रिया को आपको जो
फॉलो करना होगा। तो ये 6 पार्ट्स में आपको मतलब 6 से 5 पार्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये। सबसे पहला डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट। इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे हमारे को स्कूलों का सिलेक्शन करना है जिसका रेडियस है हमारा 0 से 3 किलोमीटर का। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा, इसके अंदर भी हम स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि 3 से 6 किलोमीटर के स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद का जो फोर्थ ऑप्शन है, इसके अंदर जो हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे ये 6 किलोमीटर से दूर के स्कूल होने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो ये वाले स्कूल भी फिल कर सकते हैं। और बाद में आपको फिर यहाँ पे फाइनल प्रिंट का ऑप्शन 5वें स्टेप में देखने को मिलेगा। तो चलिए पूरा फॉर्म दिखाते हैं आपको किस तरीके से भरा जाएगा। आप सही तरीके से फॉर्म फिल करेंगे तो बच्चे का नाम लगभग आ ही जाएगा किसी ना किसी अच्छे स्कूल के अंदर। तो बस आपको यहाँ पे इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देखना है कि आपको किस तरीके से आगे की डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा तेज़ स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अंदर हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते हैं। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ये जो ऑप्शन है बच्चे का आधार कार्ड के लिए है। जैसे मान लीजिए अगर आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड अभी नहीं बनवाया है तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यदि आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो आप इस बॉक्स में बच्चे का आधार नंबर फिल करेंगे। और यहाँ पे आधार कार्ड कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से 2 साल पहले तक रखा गया था कि बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, तो उससे आप फॉर्म फिल कर पाते थे। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं होता है तो फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद जो अगला कॉलम है हमारे पास वो है गार्जियनशिप का। तो गार्जियनशिप में आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शन के अंदर ये जो आपको बहुत पेरेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको मदर फादर दोनों की डिटेल्स फिल करनी होंगी। और अच्छा, लास्ट वीडियो में कमेंट भी आया था कि अगर हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो क्या हमें मदर और फादर दोनों का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा? नहीं, आपको बिल्कुल दोनों का इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना है। जिनका आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पे इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल फिल की है, सिर्फ आपको वही इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये वाली बात आपकी क्लियर हो जाती है। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए इसके बाद जो अगला कॉलम है हमारे पे सिंगल पेरेंट का। तो यहाँ पे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप बोथ पेरेंट का ही डिटेल फिल करें, आप सिंगल पेरेंट की एंट्री भी कर सकते हैं और सिंगल कॉलम से फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सिर्फ फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है तो फादर की डिटेल डाल के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि लास्ट ईयर जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नोटिफिकेशन था उसमें मेंशन था सिंगल एंट्री जो रहेंगी वो भी सारे एडमिशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके बाद में जो लीगल गार्जियन का ऑप्शन आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो लीगल गार्जियंस यानी कि मान लीजिए अगर आपका बच्चा, जैसे मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह रहा है बच्चा, तो वो लोग भी अपने ब्याह पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन फिल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने सिंगल पेरेंट के बारे में बताया था आपको, तो अब मैं यहाँ पे बोथ पेरेंट की एंट्री बता देता हूँ आपको। आप ऊपर बोथ पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि अभी मदर का ये वाला जो कॉलम है, मदर की डिटेल्स का कॉलम है, इसके अंदर आपको यहाँ पे मदर का नाम फिल करना है, मदर का मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे मदर का जो आधार कार्ड नंबर रहेगा वो आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। और जो मदर का प्रोफेशन होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर मदर हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ फिल कर सकते हैं। यदि मदर का आप इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो वो अर्निंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब, जो भी मदर वर्किंग है। इसके बाद में आपको जो अगला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे ये तो देख लिया कि मदर की डिटेल्स आपको एंटर हो जाएंगी यहाँ पे बोथ पेरेंट्स पे। अब यहाँ पे आपको फादर की डिटेल्स फिल करनी होंगी। फादर का नाम यहाँ पे फिल करेंगे आप, फादर का मोबाइल नंबर फिल करेंगे इस कॉलम में। इसके बाद फादर का आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। देन आपको अगले कॉलम में फादर का प्रोफेशन सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे देखिए, प्रोफेशन में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में ऐसा भी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे कि अपना बिजनेस हो उनका, या प्राइवेट जॉब करते हैं या कुछ अन्य जैसे झाड़ी वगैरह मजदूरी करते हैं, इस तरीके से। तो आपका जो भी काम है, जिस प्रकार का आपका काम है, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो प्राइवेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है क्योंकि इसी कॉलम के बेस पे आपके बच्चे का नाम स्कूल के अंदर आएगा। जिस भी स्कूल के अंदर आप एडमिशन करवाना चाहेंगे उसके लिए ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है
तो ये वाला कॉलम मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने। तो देखिए, सबसे पहला जो भी आप रेजिडेंस डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, तो जो आप रेजिडेंट डॉक्यूमेंट देंगे वो पूरा प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद में जो आपकी विधानसभा लगती है, आपको विधानसभा आपकी सिलेक्ट करनी है। तो जैसे मान लीजिए किसी की लक्ष्मी नगर हो सकती है, किसी की, जैसे यहाँ पे बहुत सारी विधानसभा आ रही हैं और मेरी जैसे कि विधानसभा लग रही है पटपड़गंज, तो मैं यहाँ पे पटपड़गंज सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद में जिस एरिया के अंदर रहता हूँ मैं, पटपड़गंज तो एक विधानसभा हो गई, काफ़ी बड़ा एरिया हो गया ये। इसके अंदर हमारा जो एरिया लगता है, तो पटपड़गंज के अंदर देखिए कितना सारा स्पेस, मतलब आपको लोकेलिटी देखने को मिल रही होंगी। तो यहाँ पे जो लोकेलिटी है हमारी मंडावली है, तो हम यहाँ पे मंडावली सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो अगला कॉलम है, ये आपको जैसे कि ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ विलेज कॉलोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर, पॉकेट, ब्लॉक, गली। तो आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोकेलिटी, सब लोकेलिटी जो है ये काफ़ी लोगों के नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं या सिंगल ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि मंडावली एक बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे सिंगल ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे अलग ऑप्शन आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मैंने अभी मंडावली सेलेक्ट किया है, कि मैं यहाँ पे विनोद नगर वेस्ट सेलेक्ट कर दूंगा। तो विनोद नगर के अंदर हमारे को काफ़ी सारी लोकेलिटी, सब लोकेलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो सब लोकेलिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए हम किस ब्लॉक में रहते हैं, डी ब्लॉक में रहते हैं, सी ब्लॉक में रहते हैं, ई ब्लॉक में रहते हैं, या हमारे नियर बाई की लोकेलिटी। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से लोकेलिटी आपके एरिया की नहीं मिल रही है, तो जो आपके नियर बाई की सबसे पास की लोकेलिटी होगी वो सिलेक्ट करनी होगी, तभी आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करें तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे अभी मैं तो मंडावली में हूँ, तो मंडावली यहाँ सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद जो अगला कॉलम है हमारे पास, यहाँ पे हमारे को हमारा पिन कोड फिल करना है। देन इसके बाद हमारे को जो भी हम रेसिडेंस प्रूफ देने वाले हैं, तो रेसिडेंस प्रूफ में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ के लिए दे पाएंगे और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये एड्रेस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो काफ़ी सारे लोगों को एक डाउट ये रहता है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट क्या एक्सेप्ट हो जाता है, तो रेंट एग्रीमेंट जो होता है हमारा वो वैलिड नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए एड्रेस प्रूफ में कंसीडर नहीं किया जाता है रेंट एग्रीमेंट। तो आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल रही है। जैसे कि आप राशन कार्ड दे सकते हैं, अपना राशन कार्ड इन द नेम ऑफ पेरेंट हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड इन राशन कार्ड, तो ये वाला आप राशन कार्ड दे सकते हैं। या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बना हुआ हो, तो आप वो भी रेजिडेंस के रूप में दे सकते हैं। यदि आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। यदि आपका खुद का मकान है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, BSES यमुना का दे सकते हैं, BSES राजधानी का दे सकते हैं, या टाटा पावर का दे सकते हैं। या अगर आपका MTNL का टेलीफोन बिल आता है, तो आप वो भी दे सकते हैं। या आपका पानी का बिल आता है दिल्ली जल बोर्ड का, तो आप वो बिल भी दे सकते हैं। और अगर ये सारे डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो आपके पास आधार कार्ड तो सबके पास मिल ही जाता है, तो आप यहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने से बढ़िया रहेगा आप सीधा आधार कार्ड सेलेक्ट कर दें, जो कि आपका मदर का भी हो सकता है, फादर का भी हो सकता है, या बच्चे का भी हो सकता है। किसी एक का आधार कार्ड आपको यहाँ पे देना होगा रेसिडेंस के रूप में। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद जैसे ही हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर देंगे, अब हमारे को ये प्रीव्यू बटन जो देखने को मिल रहा है, अब हमारे को इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, तो हमारी डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएंगी। तो अब आपकी यहाँ पे डिटेल्स सेव हो गई हैं। अब आपको यहाँ पे पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है और सबमिट करना है। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे आपका नीचे एड्रेस वाला कॉलम ये पूरा देख लेना है एक बार दोबारा से सबमिट करने से पहले, कि यहाँ आपकी सारी डिटेलें सही तरीके से भरी गई हैं नहीं भरी गई हैं। आप यहाँ पे जैसे ही डिटेल्स चेक कर लेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको ये पॉपअप दिखेगा, आप इसे ओके कर देंगे। ओके करते हैं जैसे ही आप, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप जो आपका है, ये अभी यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। अब हमारे को सेकंड स्टेप भरना है, यानी कि स्कूलों का सिलेक्शन करना है, जो कि 0 से 3 किलोमीटर के बीच के स्कूल हैं। तो ये हमारी लोकेलिटी के हिसाब से आएंगे। अब हम इसे क्लिक करेंगे, हमारी यहाँ पे डिटेल्स हमारे को देखने को मिल जाएंगी, कितने सारे स्कूल आ रहे हैं। तो अब हमारे को जिस स्कूल के अंदर हमारे बच्चे का एडमिशन करवाना है, यहाँ पे बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वही स्कूल सबसे ऊपर सेलेक्ट करना है। जिस स्कूलों में आप अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं, कि आपका जैसे मनपसंद कोई स्कूल हो सकता है कि आपको इसी स्कूल के अंदर आपके बच्चे का एडमिशन करवाना है,
तो जैसे मान लीजिए ये अमर ज्योति स्कूल आ रहा है, ये डिसेबल चाइल्ड्स के लिए है, तो मैं इसे स्किप करने वाला हूँ और मैं अपने नियर बाई के स्कूल फिल करूँगा जो कि मेरी लोकेलिटी से ज़्यादा पास पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको मनपसंद स्कूल भी इस तरीके से मिल सकता है, और आपको स्कूल के आगे ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे स्कूलों में क्लास में कितनी सीटें हैं, तो ये देखने को मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला स्कूल जो देखने को मिल रहा है, ये 8वीं क्लास का स्कूल है, तो मैं ये वाला सेलेक्ट नहीं करूँगा। मैं 8वीं क्लास के स्कूल नहीं भरता हूँ फॉर्म के अंदर, क्योंकि क्या है, बच्चे का अगर 8वीं क्लास के स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो बच्चे की जो एजुकेशन रहेगी वो सिर्फ 8वीं क्लास तक रहेगी, और अगर 12वीं वाले स्कूल में हो जाता है तो सीधा बच्चा 12वीं तक पढ़ेगा। तो मैं 12वीं वाले स्कूल ही यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं स्कूलों का सिलेक्शन करता हूँ। तो देखिए, मेरे को चाहिए कि बच्चे का एडमिशन हो जाए नेशनल विक्टर स्कूल के अंदर, तो मैं इसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ऐड करूँगा। ऐड करा। अब सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपका 1 नंबर पे, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मेंशन भी है प्रायोरिटी नंबर। यहाँ पे जो आपका प्रायोरिटी नंबर है, 1 नंबर पे जो आपका बच्चे का नाम आए, तो वो नेशनल विक्टर स्कूल के अंदर आना चाहिए। आपका कहने का अर्थ ये है। तो अब इसके बाद में अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये वाला स्कूल आपको अलॉट नहीं हो पाया, तो आप सेकंड स्कूल भी एक सिलेक्ट करें। इसी प्रकार से आपको स्कूलों का सिलेक्शन करना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको सेकंड स्कूल भी दिखा देता हूँ, जैसे कि काफ़ी अच्छा स्कूल है सेंट एंड्रयूज़। तो ये वाला स्कूल मैं अब यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी में सिलेक्ट करूँगा। इसके अंदर 13 सीटें हैं, तो अब मैं ये भी ऐड कर दूँगा। इसी प्रकार से आपको और स्कूल ऐड करने हैं। जो भी आपको अच्छे स्कूल लग रहे हों आपके एरिया के, आप वो सारे स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मेरे नियर बाय में काफ़ी सारे स्कूल पढ़ते हैं, प्लेटो भी है, इसके बाद में अनुरोध्य विद्यालय, यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड का लास्ट में ही एडमिशन हुआ, लास्ट ईयर 6 क्लास में एडमिशन हुआ 2 बच्चों का। तो यहाँ पे ये वाला स्कूल भी बढ़िया है, भाई परमानंद, ये भी सिलेक्ट करेंगे हम। इसके बाद में विवेकानंद स्कूल की 3 ब्रांचेज़ हैं, जो हमारे को ये तीनों ब्रांच सेलेक्ट करूँगा मैं, जिसमें 47 सीट हैं, ये वाली भी सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद 11 सीटें हैं अगले वाले में, ये वाला भी स्कूल ऐड करूँगा। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं और भी स्कूल, जैसे कि लवली है, प्रियदर्शनी बिहार वाला, इसके अंदर 48 सीटें हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। तो ये वाला भी मैं स्कूल ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे। इसके बाद में और भी स्कूल हैं जो कि आप अच्छे स्कूल फिल कर सकते हैं, जैसे कि ASN स्कूल, आपने काफ़ी अच्छा स्कूल है ASN भी, इसके अंदर भी 44 सीटें हैं, तो ASN भी ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। ASN भी हो गया है। एल्कॉन है, एल्कॉन भी काफ़ी बढ़िया स्कूल है, ऊना अपार्टमेंट के पास में। तो ये वाला भी मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, इसमें भी 44 सीटें हैं। बाल भवन है, बाल भवन भी अब सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से ना अधिक से अधिक ही स्कूल सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा चांस बना रहेगा आपके बच्चे का कि अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में जो स्कूल सेलेक्ट किया उसमें नहीं आ पाया, तो सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अधिक से अधिक स्कूल सेलेक्ट करने हैं। अब मैं यहाँ पे मदर ग्लोबल स्कूल भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, 40 सीटें हैं इसके अंदर। मदर ग्लोबल स्कूल का नाम पहले मदर टेरेसा था, ये अभी 2-3 साल पहले ही चेंज हुआ है। तो मदर ग्लोबल भी हमने सेलेक्ट कर दिया है स्कूल। इसके बाद में भी और स्कूल हैं, जैसे कि अभी हमने मदर ग्लोबल सेलेक्ट किया, विहानी इंटरनेशनल है। तो विहानी इंटरनेशनल का भी नाम अभी चेंज हुआ है, ये सेल हो गया है स्कूल। पहले इसका नाम प्रीत पब्लिक स्कूल हुआ करता था। इसमें 9 सीटें हैं, ये भी सिलेक्ट करेंगे हम। अब विहान हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में मायो इंटरनेशनल है, इसमें 18 सीटें हैं, तो ये भी सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में नीचे हमारे को एस्टर देखने को मिल रहा है, 13 सीटें हैं, ये भी ऐड करेंगे। एस्टर भी हमने सेलेक्ट कर दिया। एस्टर के बाद में हम यहाँ पे बप्टिस्ट अच्छा स्कूल है, लवली वाले का ही है ये, तो बप्टिस्ट के अंदर 11 सीटें हैं, ये भी ऐड कर देते हैं। और कला निकेतन है, ये आपका गाजीपुर मोड़ पे है। तो गाजीपुर वाला जो स्कूल है ये मैं लास्ट में सेलेक्ट करूँगा, अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा। आप चाहो तो इसे कर सकते हो सेलेक्ट। तो यहाँ पे आपको कला निकेतन देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्ट कर देता हूँ, 22 सीटें हैं। और इसकी विवेकानंद की 2 ब्रांच हमने ऊपर सेलेक्ट कर दी हैं। एक ब्रांच और है जो कि हमारे नियर बाई में ही पड़ती है, IP एक्सटेंशन में, एक ये वाली ऐड कर दे रहा हूँ। इसके बाद में अब हमारे को हिलबोर्ड अकेडमी, ये प्रीत बिहार शिव मंदिर के बराबर में 26 सीटें हैं, ये भी अच्छा स्कूल है, ऐड कर दिया हमने। आदर्श विद्यालय विद्या भवन है, जो ABV स्कूल है, 18 सीटें हैं इसके अंदर, ये भी हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम मयूर पब्लिक स्कूल जो आ रहा है MPS का, तो हम ये वाला स्कूल भी सिलेक्ट करने वाले थे, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया स्कूल। आपको ये स्कूल इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं कि आप किस किस स्कूलों में पहले चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो मैं तो ये जनरली फॉर्म फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे फॉर्म फिल करने होते हैं। तो अगर आप चाहें कि आप प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से स्कूल भरने चाहिए, तो आपको उसी तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए स्कूलों का।
अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 20 स्कूल आ गए फर्स्ट लिस्ट में, और भी स्कूल हैं यहाँ पे, कम से कम 28 से 30 स्कूल 0 से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अब हमारे को थर्ड स्टेप में जाना होगा। थर्ड स्टेप पे जाएंगे हम, तो थर्ड स्टेप में भी हमारे को कुछ स्कूल अच्छे हैं, जैसे कि DAVS वेस्ट बिहार का, इसके अंदर भी 55 सीटें आई हुई हैं, तो ये वाला एक स्कूल में ऐड करूँगा। अर्वाचीन है विवेक विहार का, ये भी ऐड करूँगा। इसके बाद GD कॉन का है, GD कॉन का भी ऐड करूँगा, GD कॉन का आ रहा है। तो ये सारे स्कूल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये भी ऐड कर दिया हमने DAV, इसके बाद अर्वाचीन कर दिया, इसके बाद नीचे वाला हमने GD कॉन का सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद भारतीय पब्लिक आ रहा होगा, सालवान आ रहा है, सालवान भी अच्छा स्कूल है, ये ऐड कर दिया हमने सालवान। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे को और भी स्कूल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एवरग्रीन आ रहा है, ये आपका वसुंधरा इनक्लेव पे है इधर। एवरग्रीन भी हमने सेलेक्ट कर दिया है स्कूल। विद्या बाल भवन आ रहा है मयूर विहार फेज़ 3 का। भारतीय पब्लिक भी आ रहा है, CISF कैंप के पास है जो, तो वो वाला स्कूल भी मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद मैं इस लिस्ट में बस मैं इतने ही स्कूल सेलेक्ट करूँगा 7। अब मैं यहाँ पे भी सबमिट कर दूँगा। अब आती है हमारी जो फोर्थ लिस्ट है, जो कि 6 किलोमीटर से दूर की है। तो ये वाली जो लिस्ट है, मैं जनरली इस वाली मैं स्कूल सेलेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या है, अगर बच्चे का कहीं दूर 6 किलोमीटर से दूर के स्कूल में नाम आ भी गया, तो वहाँ पे बच्चे को ट्रैवल कराना बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा, और छोटा बच्चा इतना दूर ट्रैवल करेगा भी किस तरीके से। तो ये वाली जो कॉलम है, तो ये वाला मैं कॉलम फिल नहीं करने वाला हूँ। यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर इफ़ डू नॉट वांट टू अप्लाई इन एनी ऑफ फॉलोइंग स्कूल। अगर आप यहाँ पे इस रेंज के अंदर स्कूल अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इस कॉलम को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप आगे पहुँच चुके हैं। अब आपको यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू जो है 5वां स्टेप, यहाँ पे इस तरीके से आपकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, और आपने जितने स्कूल सेलेक्ट किए हैं आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएंगे। सिलेक्टेड स्कूल, आप ये वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे सिलेक्टेड स्कूल का, जो कि आपने 0 से 3 किलोमीटर के रेडियस में कितने स्कूल सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्कूलों के नाम में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपने 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के रेडियस में कितने स्कूल सेलेक्ट किए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बस सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ये जो चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक होते ही आपके सामने इस तरीके से पॉपअप ओपन होगा। आप ओके करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पे पूरा इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं अपने पास। आपको या तो इस फॉर्म को PDF के फॉर्मेट में अपने पास सेव भी रखना है, ईमेल ID पे आप सेव रखें। इसका एक प्रिंट आउट ज़रूर लें। आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया आप वो भी कहीं नोट डाउन करके रखें, क्योंकि अब जब आपके बच्चे का नाम आ जाएगा स्कूल में, यानी कि 5 मार्च की जो लिस्ट है, पहली लिस्ट है 5 मार्च की, तो 5 मार्च की लिस्ट में आपके बच्चे का नाम जब आ जाएगा, तो उसके बाद में आपको इस प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में एक अलॉटमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि लिस्ट के अंदर नाम आया है, तो वो जो स्लिप निकलती है वो स्लिप भी चाहिए होगी आपको, अलॉटमेंट लेटर होता है जो। इसके साथ में आपको बच्चे का आधार कार्ड, आपने जो भी इसमें फॉर्म डिटेल फिल की हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके, इस बार जोनल ऑफिस में वेरिफिकेशन होने वाली है, इस बार स्कूल में सबमिट नहीं होंगे पेपर, तो आपका जो DD जोन रहने वाला है आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, वेरिफिकेशन आपकी वहाँ से होगी इस बार। तो हमारा जोनल ऑफिस सकरपुर का है, जो कि जैन मंदिर के सामने पड़ता है, तो आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। और जैसे भी प्रक्रिया चालू होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो मैं आपको एक बार वहाँ विजिट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आपको सक्सेसफुली सबमिट करनी है वहाँ से, मतलब किस तरीके से आपको बच्चे का एडमिशन कंप्लीट करवाना है। इसके बाद आपका बच्चा स्कूल जाने लगेगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है, स्कूल अगर आपको कहता है कि आपको बुक्स के पैसे देने हैं या आपको ड्रेस के पैसे देने हैं, तो आपको बिल्कुल डिनाई करना है, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से बहुत सालों से कहा जा रहा है कि ना तो आपको बुक्स के पैसे देने हैं, ना कॉपी के पैसे देने हैं, ना ड्रेस के पैसे देने हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्कूल से फ्री दी जाएंगी, यानी कि आपका जो बेनिफिट है, स्कूल यहाँ पे आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं, आपको पैसे देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या आती है, जैसे मान लीजिए स्कूल आपको परेशान करता है कि नहीं भाई हमारे को तो इतने पैसे दोगे, बुक्स दोगे जब भी, मतलब बुक्स देंगे हम, पैसे दोगे तो आप स्कूल की कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कंप्लेंट, अगर ऐसा कोई इशू आएगा तो मैं आपको कंप्लेंट का फॉर्मेट भी बताऊंगा, आप किस तरीके से स्कूल की कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर स्कूल आपसे किसी तरीके की पैसे की डिमांड करता है तो स्कूल पे 10 गुना ज़्यादा जुर्माना लगेगा। तो आपको इस चीज़ का, आपके राइट का पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं स्कूल के खिलाफ भी। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को
अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग बाग अच्छे तरीके से बच्चे का फॉर्म फिल करें और बच्चे का एडमिशन कहीं ना कहीं किसी अच्छे स्कूल में हो जाए। धन्यवाद।